गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आया हूँ वापस आपके बीच में। आज एक हम छोटा सा टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों बाद हमारे स्टेट का भी जो बजट है वो आने वाला है। ऑनरेबल सीएम साहब उसको पेश करेंगे हमारे विधानसभा के अंदर। लेकिन इससे इससे इसको जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ना, जो हमारे स्टेट का जो बजट है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, वो किससे करता है, हमारे इंडिया के बजट से। नेशनल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है, जो हमारे पूरे देश के टैक्स रेट्स, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो आने वाला विजन है, कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ से पैसा कितना आएगा, वो सब डिसाइड करेगा। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम बजट 2023-24 का, जो इंडिया का बजट है। स्टेट के भी हम जब आएगा बजट तो हम उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उसको समझने के लिए हम छोटा सा डिस्कशन एक यहाँ पर बजट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का करेंगे, जो कि नेशनल बजट है, इंडिया का बजट है। ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है बजट एनालिसिस 2023-24। अब ये बजट जो है वो पेश किसने किया, आप लोगों ने, अगर आप लोग अवेयर हैं, काफ़ी लोग न्यूज़ पे और सब जगह अखबारों में सब जगह छाया हुआ है, जैसे कि तो वो है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। एक छोटा सा ये एक तथ्य है कि ये इंपॉर्टेंट तो वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो एमपी राज्यसभा की है। वो लोकसभा की एमपी नहीं है, वो राज्यसभा की एमपी हैं। ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ही इस बजट को संसद के अंदर पेश किया है। ठीक है। हमारे आने वाला जो 1 साल का जो भी जो वित्त से रिलेटेड जो भी हमारा लेखा जोखा रहेगा, हम कहाँ पर कितना पैसा डालेंगे, हमारा आगे का विज़न क्या रहेगा, है ना? हम पास्ट में हमारी कितनी ग्रोथ रही है और आगे हमारी हम ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी ग्रोथ रेट रहेगी, वो हम यहाँ पे अभी हम थोड़ा-सा डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज़, जब हम बोलते हैं बजट, तो बजट तो एक, देखा जाए तो एक लेमन लैंग्वेज हो गई, ठीक है? लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब ईयरली, 1 साल। फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस का जो भी रिलेटेड पूरा जो हमारा कहते हैं ना कि लेखा-जोखा जो होगा पूरा, वही खाता हो गया। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इसको हम कहते हैं, जो इसकी लेमन लैंग्वेज नहीं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, संविधान की जो जो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये आर्टिकल कौन सा है? 112। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, ये आपको याद रखना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, हमको अल्टीमेटली हमको, हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? हम हमारे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। नो डाउट ये एक जागरूक नागरिक को पता होना चाहिए, एक जागरूक सिटीजन को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे एग्जाम के तरीके से अगर हम सोचें, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सीधा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर है। हमने बजट तो सुना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सुना है, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 112 के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका डिस्कशन डिस्कशन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? एक जॉइंट सेशन हुआ है। जॉइंट सेशन मतलब जो हमारे लोकसभा है और जो हमारी राज्यसभा है, ये दोनों जब बजट का डिस्कशन होता है तो मोस्टली, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके ऊपर डिस्कशन दोनों सभाओं का ज़रूरी है, तो वहाँ पर जॉइंट सेशन होता है, जिसमें लोकसभा भी बैठती है, जिसमें राज्यसभा भी बैठती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठी है। उन दोनों का जो जो सुप्रीम, जो चीफ जो उनको चलाता है, जो हाउस को चलाता है, वो कौन है? हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब। ठीक है। और ओम बिरला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, किस जगह से वो एमपी हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है। और जो हमारे हमने टाइटल दिया है इस बजट का, आज़ादी का अमृत काल। अब बेटा ये है कि ये मैंने ये लिखा क्यों है, हालांकि सब जगह इतना इसको लिखा गया है, अखबारों में, न्यूज़ में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आज़ादी का अमृत काल, आज़ादी का अमृत काल। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि आज़ादी का अमृत काल, अभी तक वो क्या सोच रहे होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 75 ईयर्स तो हो गए। अब 75 से लेके जो रोड हमारा 100 साल तक का, जो 2047 में जो हम 100 साल कंप्लीट करेंगे आज़ादी को, वहाँ तक हमारी कितनी ग्रोथ रही है, वहाँ तक हमने क्या अचीव किया है, हम वहाँ तक क्या विज़न के साथ जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर क्या सोच के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले 25 साल है, उसमें हमको किस, जो अभी अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, इतनी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमको जाना कहाँ है? नंबर 1 पे। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। हर किसी को नंबर 1 बनना है, और अगर हम ऐसे ही विज़न के साथ हमारे देश के सभी नागरिक लगे रहे,
तो एक ना एक दिन ये भी सुनहरा पल हम अपनी आंखों से देखे ही जाएंगे। आज़ादी का अमृतकाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि आज़ादी का अमृतकाल, दो कॉमा आ जाएंगे और बोलेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, एक आएगा कि ये बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड है, ये कोई बीमारी की स्कीम है, या हम आज़ाद हुए थे तब लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था, या फिर ये हमारे बजट में अभी अभी इसके ऊपर हम इसके विजन के साथ में हम चलेंगे। तो चौथा क्वेश्चन जो चौथा होगा वो यही सही होगा, आज़ादी का अमृतकाल। इसका मतलब ये है कि जो 75 साल से लेके 100 साल तक की हमारी जर्नी है, लगभग 25 साल तक की, इसमें हम कैसे करेंगे और हमारी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जॉइंट सेशन हुआ लोकसभा और राज्यसभा का, और आज़ादी का अमृतकाल फ्रॉम 75 साल से लेके 100 साल तक का सफ़र, 25 साल का ये जो लेखा चोखा है, ये हमको कैसे करना है, इसका एक छोटा मोटा इसके अंदर भी डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जो ये बजट तैयार किया गया है, वैसे तो सब जगह से राय ली जाती है ना, खर्चा लिया जाता है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, डिस्कशन तो पूरा कैबिनेट का होता है, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठती है, सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, सारे सारे डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, सारे डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, सारी रिपोर्ट होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 बड़े डिपार्टमेंट हैं। ये 6 डिपार्टमेंट जो हैं, इनका क्रूशियल रोल रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनका इस बजट को बनाने के अंदर। जिस बजट पे पूरे साल का हमारा देश चलता कैसे है, कहाँ कितना पैसा किसके पास जा रहा है, ये डिसाइड करते हैं। उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब मुझे नहीं लगता है आप लोग सब, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सब ग्रेजुएट हैं, आपको पता होगा एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब, इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कामकाज है ना, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी कैसे काम करना है, क्या किस वे में करना है, किस स्पीड से करना है, वो इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करता है। और इसके आगे मैंने एक स्टार लगाया, आपने ध्यान दिया हो तो, ये स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स है ना, वो काम तो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 70% काम ये वाला डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट बनाने में। बाकी तो करते हैं अपना अपना काम, ठीक है, उनको बांट रखा है उनकी उनकी ड्यूटी, लेकिन बजट के अंदर सबसे बड़ा काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, या फिर इकोनॉमिक सेक्रेटरी कौन है अभी इंडिया का। ये अगर आप सुन रहे हो तो इस इकोनॉमिक सेक्रेटरी जो है इंडिया का, उसको आप उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में, ये एक और चीज़, पहला तो ओम बिरला साहब की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और दूसरा अभी इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। ठीक है, चौथा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, सिक्स्थ हो गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये 6 के 6 डिपार्टमेंट मिलके फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरा रिपोर्ट देते हैं, और फिर बाद में डिसाइड करके एक पूरा बजट बनाया जाता है कि किसको कितना मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। अभी जैसे मैंने बताया कि अमृतकाल क्या है, पूरा अमृतकाल जो ये स्ट्रेच है, पूरा जो ये लंबा कहते हैं ना कि 25 साल का ये जो लेखा रहेगा, इस 25 साल के लेखे के अंदर हम अमृतकाल कहते हैं इसको। और ये अमृतकाल जो हम कह रहे हैं ना इसको, इस अमृतकाल का ये फर्स्ट बजट है ना। 75 साल हो गए, 100 साल तक जाना है, 25 साल का स्ट्रेच है, 25 साल के स्ट्रेच का पहला बजट है ये। तो क्वेश्चन सीधा कभी कभार ऐसा जाता है कि अमृतकाल का सबसे पहला बजट कौन सा है। ऑप्शन आ जाएंगे 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25। तो 23-24 आंसर हो जाएगा। हमारे 100 साल कब कंप्लीट हो रहे हैं, 2047 में, 2047। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है। 100 साल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे तो इसमें कोई दो राय लगती नहीं है कि अभी आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 25 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हम हो सकते हैं, कंपेयरिंग ऑफ डिफेंस ऑल्सो, कंपेयरिंग इन इकोनॉमी ऑल्सो। हम अ, एक नंबर पे आ भी सकते हैं 25 सालों में, जिस स्पीड से, और जो हमारी है ना, जो इस देश की जो सिटीजन जो जनता है, अगर वो सब ठान ले और आगे बढ़े, तो कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट आने में। अच्छा, उसके बाद में हमारी ग्रोथ रेट जो करंट ईयर की इस बार जो एक एस्टिमेट लगाया गया है, वो है कितनी, 7% की। इसको आप देखो, ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये इसकी रेंज बढ़ती है 6.5 से लेकर 6.95 तक, लेकिन इसको एक है ना, एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो लगभग 7%, क्योंकि 6.5 के ऊपर वाला सब हम ओवरऑल फिगर ही मानते हैं, तो राउंड फिगर 7% ही मानते हैं हम इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
एक ये टर्म दिया गया है जन भागीदारी, है ना? अब ये जन भागीदारी भी कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट कि भई जो मैंने पहले बताया आपको जन भागीदारी किससे रिलेटेड है? किसी महिलाओं की स्कीम है या मनरेगा का काम है या कोई बजट से रिलेटेड है? तो जन भागीदारी का मतलब जो हमारे देश की जनता है, जो सिटीज़न है, उन सब की भागीदारी इसके अंदर ज़रूरी है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दूँ मैं करप्शन, अगर देश को खोखला कोई करे जा रहा है तो वो करप्शन है। अगर करप्शन रुक गया और रुकेगा कैसे करप्शन? करप्शन किसी किसी लॉ से करप्शन नहीं रुक सकता है ना? किसी विधि से, किसी कानून से करप्शन नहीं रुक सकता है। करप्शन को रोकने के लिए एक वो प्रयास है। लेकिन करप्शन अगर जड़ों से उखाड़ना है, इस देश की जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा। इस देश के जो आने वाले जो युवा हैं, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आगे जाके चाहे हम कोई बिज़नेस करें, कोई धंधा करें, कोई जॉब करें, कोई है ना एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करें, सिविल सर्विसेज़ में जॉब करें। हमें करप्शन अगर नहीं करना है ना, तो करप्शन नहीं हो सकता। कोई नहीं रोक सकता उसको। कोई उसको बढ़ावा दे ही नहीं सकता। कोई लॉ कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता करप्शन। कौन रोक सकता है? इस देश की जनता। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो हमारी मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये संसद में कहा कि जन भागीदारी इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इस अब अकम्प्लिशमेंट लाइक आधार हमने एक ये उस बजट के अंदर उन्होंने ये बताया कि भई हमने जो सक्सेसफुली 2014 से जो हमने ये खासकर हर गवर्नमेंट अपना-अपना अच्छा ही बताती है, कोई खराब तो बताती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने आधार बहुत अच्छा बनाया है, हमने यूपीआई बनाया है, हमने कोविन बनाया है। कोविन तो आपको पता ही होगा कि ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल था, कोविड-19 के टाइम पे किसी को वैक्सीन लगवाना था तो। और 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स लगी हैं डेटा के हिसाब से। और यूपीआई तो आपको पता ही है, यूपीआई के पीछे अमेरिका, चाइना, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो हाथ धो के इसके पीछे पड़ी हैं, क्योंकि इंडिया ने डिजिटलाइजेशन के अंदर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग के अंदर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक यूपीआई के पीछे इतना इजी हो गया है ट्रेड, इतना ऑथेंटिक है, इतना फ्रॉड लेस है, फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। बाकी कंट्रीज में इतने फ्रॉड्स होते हैं, हजारों करोड़ों के स्कैम होते हैं, लेकिन यूपीआई इतना अच्छा चल रहा है। और हमारे आसपास की कंट्रीज जो हैं, नेपाल, भूटान, यूएई, फ्रांस, सब जगह यूपीआई को लीगलाइजेशन भी मिल गया है, वहाँ पर जाके भी आप यूपीआई चला सकते हैं। तो मतलब सोचो आप ट्रेड के अंदर कितना फ़ायदा हो रहा है कंट्रीज़ को, इंडिया को। एक इंडिया का खुद का बनाया हुआ ये मेक इन इंडिया प्लेटफ़ॉर्म है ये यूपीआई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी इन 9 इयर्स, 9 साल में हमारी इकोनॉमी कहाँ से हो गई 10वीं 10th लार्जेस्ट से लेके 5th लार्जेस्ट। हम 10वीं इकोनॉमी थी 9 साल पहले और आज हम कहाँ पे आ गए 5th लार्जेस्ट। अब ये 9 साल इन्होंने टर्म जो बताया है ना, ये खुद की सरकार के हिसाब से ही बनाया। 9 साल पहले बीजेपी की सरकार थी 2014 में, वहाँ से अगर गिनो तो आज 10th से लेके 5th लार्जेस्ट पे हम लोग आ गए हैं। और कोई दो राय नहीं है, ये 5th लार्जेस्ट से भी नंबर और कम होगा, 3rd, 2nd, 1st तक भी जाएगा। ठीक है? एक ये जो टर्म है, इस चीज़ के ऊपर मैं एक अलग हम वैसे हम डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, नोट्स में भी मैं प्रोवाइड करेंगे हम लोग। वैसे जी20 जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इंडिया के अंदर हो रहा है और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है। काफ़ी सालों बाद कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पूरे वर्ल्ड के डेलीगेट्स आए हुए हैं। और मैं तो खुद देख रहा हूँ कि हमारे स्टेट के अंदर जी20 के इतने बड़े-बड़े एम्बेसडर्स और डेलीगेट्स आए हुए हैं। है ना? 2023 इंडिया में हो रहा है, एक स्लोगन दिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है? इसको आप याद रख लेना, क्वेश्चन अगर सीधा आएगा तो सीधा भी आ सकता है कि वासुदेव कुटुंबकम जो है ये किस किस सबमिट से रिलेटेड है? जी4, जी6 या डी10 या जी20? तो जी20 से हो जाएगा। ठीक है? और इसका जो ये कहते हैं ना कि मोटो या स्लोगन दिया गया है, वो क्या दिया गया? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका भी क्वेश्चन सीधा-सीधा आ जाता है कई बार कि मोटो क्या है? ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा-सा एक बताता हूँ आपको, पर्सनल इनकम टैक्स फॉर सैलरीड क्लास। अब सैलरीड क्लास के अंदर जो पहले 5 लाख तक का टैक्स था, 5 लाख तक की इनकम तक टैक्स था, वो अब 7 लाख तक हो गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। और ये है जो रिवाइज़्ड जो है ना शेड्यूल जो है वो ये है। 0 से 3 लाख तक की कोई टैक्स नहीं है, निल है। 3 से 6 लाख तक का 5% है। 6 से 9 लाख तक का 10% है। 9 से 12 लाख तक का 15% है। 12 से 15 लाख तक का 20% है। और अबव 15 लाख 30% टैक्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक लेआउट बनाया है कि हमारा जो पैसा है, ये पैसा है रुपया, ठीक है? रूपी कम्स फ्रॉम, हमारे पास जो कंट्री के अंदर जो पैसा आता है, वो पैसा आता कहाँ से? ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा जो स्लैब है, वो है ये 34% का बोरोइंग्स का। बोरोइंग्स का मतलब लेना। कहाँ से हम कितना बोरो करते हैं। कई बार ज़ीरो इंटरेस्ट लोन्स लेते हैं हम, कई बार नो डेडलाइन वाले लोन भी लेते हैं जो है ना कि कभी भी दीजिए आप, कोई टाइम का लिमिट नहीं है।
तो वो बोरिंग्स हो गई सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ से आती है? बोरिंग्स 34%। उसके बाद जो सबसे बड़ी इनकम है हमारी वो क्या है? जीएसटी। जीएसटी कितनी है? 17%। इस चीज़ को, ये फैक्ट आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे। कितना परसेंट है? सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो, क्योंकि ये हमारी जो जीएसटी की है कितना परसेंट है पूरे जो पैसा जो हमारे पास आ रहा है उसमें से कितना परसेंट जीएसटी आता है? तो 17% आता है। फिर बड़ा है 2 चीज़ें, एक तो इनकम टैक्स और एक कॉर्पोरेशन टैक्स। ये दोनों 15-15% है। ठीक है? उसके बाद में हमारे पास है यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो कि है 7%। उसके बाद में है नॉन टैक्स रिसिट। नॉन टैक्स रिसिट कितनी है? 6%। ठीक है? उसके बाद में है हमारे पास कस्टम्स। कस्टम्स कितने? 4%। और सबसे जो हमारे पास छोटा है वो है नॉन डेट कैपिटल रिसिट जो कितनी है? 2%। तो ये मोटा-मोटा एक लेआउट है जिसको आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। और हालाँकि देखो क्वेश्चन तो अगर ईज़ी आ गया, सिंपल सीधा आ गया तो हम वो बोल देगा कि सबसे ज़्यादा हमारे पास किससे आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है बोरिंग से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा था कि पैसा हमारे पास आता कहाँ से है। अब हम देखेंगे कि पैसा जाता कहाँ है और कितना जाता है, ठीक है? रूपी गोज़ टू, है ना? पैसा जाता कहाँ-कहाँ लगता है, अपन देखते हैं ना, ये भी एक तरह का ये बही खाए, तो ये अकाउंटिंग ही तो चल रही है, ये हो क्या रहा है कि भैया हम पैसा ला रहे हैं और पैसा हम दे रहे हैं, हम कितना ला रहे हैं और कितना दे रहे हैं। जब हम ज़्यादा ला रहे हैं और हमारे खर्चा बच गया, हमने सेव कर लिया तो हम फ़ायदे में रहे, और हमारी बोरिंग तो है कम और हमारे खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, हम ऑलरेडी डेट में चले जाते हैं। बस यही लेखा-जोखा है इकोनॉमी का, और कुछ है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी जो पैसा जहाँ जाता है, हमारा सबसे बड़ा खर्चा है, वो क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट 20%। कितना है? 20% है इंटरेस्ट पेमेंट। अभी ये देखो सीधी-सी बात है, आपने पैसा लिया, आपने बोरो किया पैसा, ठीक है? अब आपने बोरो किया है तो सामने वाला कुछ ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, है ना? तो वो इंटरेस्ट 20% हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ चला जाता है? इन ब्याज में चला जाता है। अब 34% हमने बोरिंग की थी। सीधी-सी बात है, जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी का 34% पैसा हमारा बोरिंग से आ रहा है, तो 20% तो ब्याज में भी जाएगा उसका। भैया ब्याज तो देना पड़ेगा, बिना ब्याज अपन को कौन यहाँ पे पैसे देगा? तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो हमारा 20% चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद में हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा लगता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। ये मैं पॉलिटी में भी ज़्यादा है ये वैसे, और हम आगे और मैं इसको बता दूँगा थोड़ा डिटेल में भी, जो शेयर जो टैक्स का जो हिस्सा जो स्टेट लेते हैं, वो स्टेट कैसे लेते हैं कि भैया देखो सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, तो जितना कमाई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसका कुछ पार्ट वो स्टेट को भी देती है कि भैया आपकी भी स्कीम्स चलती है, आपके भी खर्चे हैं, है ना? आप निकालो इससे। तो ये उनका शेयर हो गया, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी पैसा, भैया स्टेट को भी तो चाहिए। स्टेट भी तो खर्चा निकालता है अपने। 18% कितना है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। उसके बाद में है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती है? ये वो स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चलाती है। ठीक है? अब देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती है? जिसके अंदर 50% स्टेट लगाता है पैसा, 50% गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो आधा-आधा हो गया। यहाँ क्या है? यहाँ 100% पैसा कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तो ये सारा खर्चा किसके ऊपर आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। तो दिखती सी बात है, ये ज़्यादा होगा। उसमें तो आधा खर्चा बच गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें आप पूरा का पूरा खर्चा कौन डाल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रहा है ना? तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा डालेगा, वो कितना हो गया खर्चा? 17% का। उसके बाद में बड़ा खर्चा है कोई, तो 9% का फाइनेंस कमीशन को जाता है और 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन-सी होती है? जिसके अंदर आधा पैसा स्टेट दे रहा है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो वहाँ एक आधा खर्चा हो गया 9% का। ये फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन बनता है 5 साल के लिए। ठीक है? इसको प्रेज़िडेंट इलेक्ट करता है, फाइनेंस कमीशन के चीफ को 5 साल के लिए होता है, और ये भी एक तरह से यही काम करता है कि भैया कितना पैसा हमारा देश में जो प पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कितना पैसा हम किसको देंगे? कहाँ लगाएँगे? स्टेट को कितना मिलेगा? यूटीज़ को कितना मिलेगा? ठीक है? और पर्सनल जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है उसमें उसमें कितना पैसा लगाना है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कितना पैसा लगाना है? डिफेंस में कितना लगाना है? हमारे पास जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें कितना लगाना है? तो ये फाइनेंस कमीशन जो है वो इस चीज़ को डील करता है। और आपको एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फाइनेंस कमीशन का अभी चेयरमैन कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं वैसे क्वेश्चन तो ईज़ी ही पूछता हूँ, कोई ज़्यादा टफ पूछता ठीक है? 8% हो गया अदर एक्सपेंडिचर, और बड़ा 8% का खर्चा कौन-सा हो गया? डिफेंस। अब ये जो डिफेंस है ना, ये लगभग 16% बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि हमने बढ़ाया है। हमारी जो ज्योग्राफिकल जो हमारा मैप है इंडिया का, हमारे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। ठीक है? बड़ी-बड़ी दुश्मनों से घिरे घिरे हुए हैं।
तो हमको अपनी आत्मरक्षा के लिए देखो, हमारी इकोनॉमी कब बढ़ेगी, जो हमारे हमारे देश के नागरिक का विकास कब होगा, जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी बॉर्डर्स सुरक्षित हैं। बॉर्डर्स सुरक्षित रखने के लिए हमको डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, एक कारण यही है कि आज हम 5th लार्जेस्ट हैं। अगर हम एक बहुत ही हमारी लोकेशन ऐसी हो कि हमारे आस-पास सब ट्रेड हो रहा है और कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी आज 2nd नंबर पे होगी, ठीक है? ये मेन रीज़न है। 8% डिफेंस को दिया, 7% सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ कौन-सी है? जो कोई खर्चा, मान लो आपने कोई ऐसा 1 लाख का लोन लिया और उसमें 30% की सब्सिडी है, तो 30% जो है, 30,000 रुपए, वो कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो सरकार दे रही है, तो सरकार का खर्चा हो रहा है। तो सरकार का खर्चा हो रहा है, मतलब 7% जो है वो सब्सिडीज़ में जाता है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है? फिर बचा 4% पेंशन। अब पेंशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन नौकरी वालों को मिलती है, और पेंशन जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो पेंशन देती है गवर्नमेंट, है ना? किसी बुजुर्ग को दे दिया, 75 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, 1000, 2000, 6000 जो पेंशन जाती है, वो भी इसी खर्चे से जा रही है। ये हो गया पूरा आपका। पहले तो हमने देखा था कि मनी जाता आता कहाँ से है, अब हम देख रहे हैं कि मनी जाता कहाँ है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा-सा एक इन्फॉर्मेशन है, जी, तथ्य, ज़हरीला तथ्य है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च। अब मिलेट, जो राजस्थान के लोग हैं उनको तो मिलेट पता ही होगा, ठीक है? बाकी मैं आपको बताता हूँ, मिलेट तो बाजरा ही हो गया एक तरह से, ठीक है? वो कहते हैं ना, वो ये प्रोडक्ट हैं जो कम बारिश में उगता है और टेम्परेचर ज़्यादा वो चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च हैदराबाद में बन रहा है, जिसका किस नाम से बन रहा है? श्री अन्ना इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ठीक है? श्री अन्ना, याद याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये नहीं पूछेगा मिलेट रिसर्च, ये पूछ लेगा श्री अन्ना इंस्टीट्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है? मिलेट रिसर्च है, हॉर्टिकल्चर है, या पल्सेस है? तो आपको मिलेट रिसर्च टिक करना, ठीक है? और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इस बार जो बताई गई है वो काफ़ी अच्छी है, और हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आई है उनके थ्रू जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि भाई जो फूड ग्रेन्स जो सप्लाई हुई है ना, प्रधानमंत्री अन्न योजना जो थी, जिसके अंदर कोविड में भी फ्री मतलब 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, और लास्ट में फ्री कर दिया था कि हर महीने इतना इतना 35-35 किलो आपको राशन मिलेगा फ्री। तो ये तो वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को प्रेज़ किया गया है, ठीक है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, WFO, उन लोगों ने इस चीज़ को प्रेज़ किया है कि दिस इज़ द बेस्ट स्कीम। हर गरीब तक खाना पहुँचा है कोरोना के अंदर, ठीक है? इस संकट की घड़ी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की ये स्कीम जो इतनी फेमस हुई है, वही इन्होंने बताया है बजट के अंदर कि हमारी ये स्कीम बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। इसलिए इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ बताई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी-सी ये है कि हेल्थ के अंदर हम फार्मा जो हब है हमारा, जो दवाइयों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अभी तक हम क्या करते थे, हम मोटा-मोटी ना यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, या चाइना ले लो, है ना? या ऑस्ट्रेलिया ले लो, यहाँ से हम दवाइयाँ मँगाते थे, जो महँगी-महँगी दवाइयाँ हैं, जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या जिनकी इतनी डिमांड यहाँ है नहीं, है ना? उनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती। अब क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये हम खुद बना रहे हैं हम। इसलिए हमने एक टारगेट बनाया कि अब हमको फार्मा हब बनना है दुनिया का। कोविड में तो हमने ये प्रूव भी किया है, हमारी दवाइयाँ गई हैं बाहर, उनकी नहीं आई है, हमारी गई है, और हमने तो फ्री में ही बाँटी है। तो उसमें खर्च जो है वो 2.1% बढ़ा दिया गया है। पिछले साल जो था उससे 2.1% हम एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे हेल्थ में। चाहे हेल्थ की स्कीम्स हों, चाहे नए-नए हॉस्पिटल्स हों, चाहे एम्स हों, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स हो, गली-गली की गली मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर जो छोटे-छोटे क्लिनिक लगाने हैं, डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है ना? जो पैसा हम ब बना रहे हैं, जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके अंदर क्या होगा, हम फार्मा के अंदर हम बहुत ऊपर चले जाएँगे, और इससे देखो, इससे इससे पैसा आता है, इससे इकोनॉमी बढ़ती है, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी एक हर इंसान की। इसी से इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है? दूसरा, एजुकेशन से है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहली बात याद रखना, 2.9% जो खर्चा है वो बढ़ा दिया गया है। 2.9% खर्चा जो है वो बढ़ा दिया गया है। कैसे? जो पिछले साल जो खर्चा था उससे हम 2.9% एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, ठीक है? और एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। इस डिजिटल लाइब्रेरी का कहने का यही मतलब है कि डिजिटल तरीके से पढ़ना अब ज़रूरी हो गया है, ठीक है? बच्चों का कोई कहीं पे भी बैठा हो, सैटेलाइट इंटरनेट बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? खेत में बैठे हो, आप खाट के ऊपर सो रहे हो, आपको लेक्चर लेना है, मेरा लेक्चर लेना है, सर का लेक्चर लेना है, पंकज सर का, संदीप सर का, भरत सर का, तो आप खाट पे लेटे-लेटे भी लेक्चर ले सकते हो, ठीक है? ये मतलब था बताने का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भाई। इसके अंदर सारी रीजनल लैंग्वेजेज़ भी हैं, सिर्फ़ एक लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, इंग्लिश नहीं है, इसमें जो 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज के अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेज़ और है, वो भी इसके अंदर ऐड करी गई है, ताकि किसी भी भाषा के अंदर भाषा शिक्षा को रोकने का माध्यम हो ही नहीं सकता। किसी भी भाषा में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर है हमारा, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। सब ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन इसके बिना देश का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। जितना बड़ा, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे, उतना ही आसान ट्रेड हो जाएगा, उतना ही आसान ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी, पैसा बचेगा तो कहीं और खर्च होगा। एक ये लूप मैंने जो समझाया है ना आपको, ये लूप में ही समझाना पड़ता है, इकोनॉमी चीज़ ही ऐसी। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने इंक्रीज किया है खर्चा कितना, 33.4%। जो पैसा मान लो हम कल तक 100 रुपये खर्च करते थे, अब हम 133.4 करेंगे खर्च। ठीक है, और ये कितना बढ़ गया, 10 लाख करोड़ बढ़ गया ये। ठीक है, और ये तो हमने वैसे भी जो गति शक्ति, पीएम गति शक्ति योजना है, उसके अंदर हम वैसे भी ये चीज़ हम पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जितना खर्चा अभी तक हम कर रहे थे, उससे हम दुगना करेंगे। दुगना क्या, 10 गुना करेंगे, इंटू 10 करेंगे। जो हाईवे रोड, इससे क्या होता है कि पैसा तो लगता है पर कॉस्टिंग कम हो जाती है, जो सीधा इफेक्ट करता है किस पे, डेफिसिट पे। आपका डेफिसिट कम हो जाता है, आपका ट्रेड आसान हो जाता है, आप प्राइसेस कम प्राइसेस में ज़्यादा माल बेच सकते हो। तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप एक अच्छे कंटेंटर बन जाते हो, है ना, अच्छे दुकानदार हो गए। अब आपका माल सब लेंगे, आप सस्ती रेट पे दे रहे हो, ये सस्ते में पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो इससे हमने 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। अच्छा, फिर है 2.4 लाख करोड़ आउटले टू रेलवेज को हमने 2.4 लाख करोड़ का एक आउटले एक दिया है कि भैया ये आप पैसे पकड़ो, आप रेलवेज का सुधार करिए, आप वंदे भारत चलाइए, आप हाइड्रोजन ट्रेन चलाइए, आप फ्रीट कॉरिडोर्स नहीं बनाइए, आप जो वो एक्सीडेंट्स जो हो रहे थे अभी तक वो कम करिए, जो जो लेट जो टाइमिंग्स जो लेट हो जाती है। वैसे मैंने खुद ने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले 7-8 सालों के अंदर रेलवे के टाइमिंग्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। पहले जितना रेलवे लेट होता था, उतना तो कोई रेलवे लेट ही नहीं होता था, उतना तो कोई लेट ही नहीं होता था। अब आजकल क्या है, मैक्सिमम 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, रेलवेज टाइम पे आ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रैक नए बन रहे हैं। जब ट्रैक नए बनेंगे तो फ्री रहेंगे वो, है ना। और एक फ्रीट कॉरिडोर जिसपे जो मालगाड़ी चलती है, जब मालगाड़ी का रास्ता अलग हो गया, पैसेंजर ट्रेन का रास्ता अलग हो गया, तो दोनों टाइम पे पहुंचेगी, है ना। इससे क्या होता है, समय बचता है, पैसा बचता है, सेटिस्फेक्शन किसको, कस्टमर को, पैसा देने के लिए तैयार होगा वो। ठीक है, सर्विसेज दो आप, पैसा सब मिलेगा, और रेलवे इससे कमाता है। ठीक है, तो 2.4 लाख करोड़ का इसको एक आउटले एक्स्ट्रा दिया है कि आप बनाओ। यूआईटीज का डेवलपमेंट मतलब, देखो एक टीयर 2 सिटी है, एक टीयर 3 सिटी है। टीयर 3 सिटी मतलब, मैं एग्जांपल लेता हूँ जालोर। ठीक है, टीयर 2 सिटी एग्जांपल ले लो उदयपुर। तो जालोर के अंदर क्या कहते हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रोड या लाइट या जिनकी कमी है, वो कहाँ से पूरी करेंगे। जैसे उदयपुर में बहुत अच्छी है और जालोर में थोड़ी कम है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 कैटेगरी की है ना, इसको हम 2 कैटेगरी में लाएंगे, ताकि ये और ये कंट्री दोनों बराबर हो। यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ व्यापार अच्छा होगा, यहाँ के लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, यहाँ की रोडें अच्छी हो जाएगी। तो हमारा जो टीयर 3 से लेकर टीयर 2 सिटी तक आने का जो जो है, उसको कहते हैं यूआईटी का डेवलपमेंट। समझ में आ गया। टीयर 3 सिटी से हमको टीयर 2 सिटी की तरफ मूव करना है ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब है विकास करना, है ना। जितनी रोडें अच्छी बना सको, जितनी व्यवस्था अच्छी कर सको, उतना अच्छा है इस देश के विकास के लिए। अब एक लास्ट जो हमारी वो रह गई, क्या, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये मैं आपको लास्ट में ना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो हम जो एनर्जी है, जो ऑयल है, जो चाहे पेट्रोलियम हो चाहे डीजल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की, सिवाय रिन्यूएबल एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या है कि हम बहुत कॉस्टिंग बचा सकते हैं, बहुत पैसा बचा सकते हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो इस मिशन के पीछे लगे हुए हैं कि हमको हाइड्रोजन के अंदर बहुत अच्छी महारत हासिल करनी है, ताकि हम बहुत सारा पैसा बचा सकें। तो बहुत सारा पैसा अभी तक हमारा बाहर जा रहा था, क्योंकि अपन इंपोर्ट करते हैं, जब हम माल अंदर लाते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है। तो पैसा बाहर जाता है तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गई। तो इस रेट को बचाना है, ताकि हमारी जो रुपये की वैल्यू है ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से, वो मेंटेन रहे। अभी नहीं करते कि 80 रुपये चला गया, 90 रुपये चला गया, वो कम हो जाएगा, वो 60 तक आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारी क्या है कि हम, ताकि हम डिपेंडेंट किस पे हो जाएं, पेट्रोल डीजल पे नहीं, हाइड्रोजन पे। ताकि हमारी ट्रेनें हाइड्रोजन चले, हमारे प्लेन हाइड्रोजन चले, हमारे मैक्सिमम एनर्जी जो खर्चा है हमारा वो इस पर चलेगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएगी थोड़ी सी। तो इससे क्या होगा, जो पैसे खर्च करने का रूटीन, जो पैसा बाहर जा रहा है वो देश के अंदर रहेगा और देश के अंदर ही घूमेगा वो। इससे इससे इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक मैंने एक बजट एनालिसिस
मतलब फ़ास्ट क्विक एनालिसिस किया है इससे, ताकि जो एक छोटे-छोटे तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा देखो, डेफ़िसिट कितना बढ़ रहा है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आप एक बार एनालिसिस ढंग से पूरा अखबार में भी पूरा दे रखा है, आप पूरा अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और बस ये एक मैं क्विक आपको बताने के लिए आया था। एंड थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझे लिख के उससे मुझे पूछ सकते हैं। तो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।